नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए चलते खबर की तरफ। पेपर लीक का मुद्दा जो है पूरे देश भर के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और पूरे देश के अंदर आवाज़ उठने लगेगी। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है भारत सरकार में, उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि वो एक नंबर का नालायक है और उनसे जो है पेपर लीक का संभलता नहीं। कभी CUET का एग्ज़ाम ख़राब होता है, कभी नीट का पेपर ख़राब होता है और कभी तो CBSE की लापरवाही सामने आती है। इतनी बड़ी धांधली होने के बाद भी अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा नहीं देता तो देश का ये दुर्भाग्य माना जाता। वो तो 6 जून को जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक है वो दिल्ली आ रहे हैं और जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा धरना भी वो देने जा रहे हैं। अगर आज देश का युवा, आज देश के पेरेंट्स और देश के तमाम नागरिक इन मुद्दों को उजागर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में उनके बच्चे जब पेपर देने बैठेंगे तो आप खुद सोचिए कि उनके बच्चों के साथ जब ये घटना घटेगी, इन चीज़ों का सामना करेंगे तो उनका भविष्य कहाँ जाएगा। तो सरकारों को जो है एजुकेशन के मामले में सख्ती बरतनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में 3 कोचिंग सेंटर पे ताला लगा दिया गया। दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। शिक्षा के पीछे हाथ धो के सरकार पीछे लगी हुई है। शराब के ठेके, एक ही जगह पे आपको 5 शराब के ठेके खुले मिल जाएंगे, लेकिन स्कूल अगर एक है उसमें 10 बच्चे जा रहे तो स्कूल पर ताला लगा दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर अंकुश नारंग ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि दिल्ली के MCD के 45 स्कूलों के अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलने जा रहे हैं, मतलब स्कूल बंद हो जाएंगे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाएंगे। तो इस तरह से जो शिक्षा पे जो प्रहार होने लग रहा है तो वो आपके बच्चों के लिए ख़तरनाक चीज़ है। तो आपको जो है सोशल मीडिया पे संवैधानिक तरीके से लिखना होगा, बोलना होगा, नहीं तो आने वाले समय में आपके बच्चे आप पे उंगली उठाएंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया, हमारी शिक्षा के लिए क्या किया, सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछे, इन चीज़ों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। क्योंकि आने वाला वक्त जो है अगर शिक्षा ख़त्म होगी तो आपका बच्चा झंडा उठा के किसी न किसी पार्टी का झंडा उठाएगा और हिंदू मुस्लिम में लग जाएगा या किसी गलत रास्ते पर चला जाएगा या नशे के कारोबार की तरफ चला जाएगा, तो आपके बच्चा ख़राब हो जाएगा और आप ने जो सपने संजोए थे बच्चों के लिए वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। और आपने जो मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनके लिए संसाधन जुटा के कि एक सपना देखे कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IPS बनेगा, ये सब बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो भी मतलब आपने उनके लिए सपना देखा, जब वो पूरा नहीं होगा तो सोचिए कि आपकी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो सबसे पहले तो आप सुनिए पवन खेड़ा जी क्या कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर। हमारे सवाल मोदी जी से, क्योंकि और तो कोई इस सरकार में है नहीं, वही हैं अकेले। Why did the CBSE ignore warnings from teachers and experts about 36 major flaws in the digital evaluation system and recklessly impose it on 18.5 lakh students within weeks? जैसे SIR आता है ना, सब चुनाव आया, SIR जस्ट पहले चुनाव के कर दिया, एग्जाम आ रहे हैं जस्ट पहले ये OSM ले आए साहब ऑन स्क्रीन। अब जब भी होगा ऑन स्क्रीन होगा, क्यों? आपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे अध्यापकों की चेतावनियों को क्यों नजरअंदाज किया? उन्होंने 36 बिंदु आपको बताए थे कि इन बिंदुओं पे ये इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ है, आपने उसको नजरअंदाज किया और 18.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में झोंक दिया। नंबर 2 कि who ordered the dilution of CBSE tender norms by reducing scan quality standards, removing mandatory robotic scanners and weakening cyber security safeguards before awarding the contract? ये किसके आदेश पे हुआ कि आपने टेंडर की कंडीशंस, जो शर्तें थी, वो हल्की कर दी? किसको लाभ पहुंचाने के लिए तो सामने दिख रहा है, लेकिन किसके आदेश पे हुआ ये दिखना जरूरी है। जहां आपने प्रिंट क्वालिटी, स्कैन क्वालिटी सब कुछ हल्का कर दिया, सब कुछ शर्तें हटा दी,
जो रोबोटिक मैंडेटरी रोबोटिक स्कैनिंग था वो हटा दिया, वीक साइबर सिक्योरिटी कमजोर कर दी, किसके आदेश पे हुआ? ये जवाबदेही तय होनी बहुत जरूरी है। Why were technical eligibility rules repeatedly changed under a particular vendor until a particular vendor became eligible, and what explains the alleged proximity between the contractor and individuals linked to the BJP ecosystem? आखिर एक कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए आपने नियम लगातार क्यों बदले? क्या रिश्ते हैं उस कंपनी के भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम के साथ? नंबर 3, why were technical eligibility rules repeatedly changed? Sorry, what are the financial dealings of the BJP leaders with Coempt? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान हो, अन्य भी हैं, कईयों के साथ फोटो साझा हो रही हैं। फोटो पे हम ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, फोटो किसी के भी साथ किसी की आ जाती है, वो छोड़िए, लेकिन रिश्ते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, धर्मेंद्र प्रधान के कोएम्प्ट नाम की कंपनी, कोएम्प्ट एड्यूटेक नाम की कंपनी के साथ क्या रिश्ते हैं कि उसको टीसीएस से भी ऊपर आपने तरजीह दी, तवज्जो दी, उसको प्रेफरेंस दिया? क्या कारण है? जबकि उसका रिकॉर्ड बहुत शेडी है, इट हैज अ वेरी शेडी ट्रैक रिकॉर्ड। 2019 इन तेलंगाना दे वर कॉट रेड हैंडेड, तब उस कंपनी का नाम कुछ और था, फिर इन्होंने नाम बदला, ग्लोबरेना नाम था, फिर ग्लोबरेना से ये आ गए कोएम्प्ट एड्यूटेक पे। पीछे तो वही लोग हैं, तो कारण क्या था, क्या रिश्ते हैं? नीट, यूजीसी नेट, सीयूईटी और अब सीबीएसई, और आपने यूजीसी की फंडिंग पूरी खींच ली, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, पूरा भारत का शिक्षा तंत्र धकेल रहे हो आप एक गड्ढे में। क्यों धकेल रहे हो? कारण क्या है? क्या वही कारण है जो हमें लगता है कि आपने अग्निवीर भी किया? ये सब कारण वही है। कारण है कि आपको एक फौज चाहिए नौजवानों की, जो बेरोजगार हों, जो कुंठित हों, जिनके पास और कोई काम न बचे, जो अनपढ़ रह जाएं, जो बेकार हों, और उस कुंठा में फिर आप उनसे जो चाहे वो करा सकते हो। आप दंगे करवा सकते हो, आप मस्जिदों के सामने डीजे से नचवा सकते हो, उन्हें नारेबाजी करवा सकते हो, आग लगवा सकते हो, क्या चाहते हो ये बताओ? क्यों इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? इट इज कंसिडर्ड टू बी द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट यू आर मेकिंग इट द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड यूथ ऑफ द वर्ल्ड। और उस नौजवान को फिर आप गाली देने पे उतारू हो जाते हो जब वो आपसे सवाल पूछता है। आपको जेन जी से दुश्मनी क्या है, यही हम जानना चाहते हैं। जेन जी का नाम सुन के आप थर थर कांपते हो, फिर उनका भविष्य तबाह करते हो, क्यों? सुनिए आपने पवन खेड़ा जी को, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बताया कि किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने लग रहा। अब चलिए कांग्रेस की दूसरी नेता के पास, वो क्या कह रही है। सीबीएसई चर्चा में है, स्टूडेंट्स नाराज हैं, टीचर्स परेशान हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने तो वाकई में शिक्षा का भट्टा बैठा दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है, इतना आक्रोश किस बात का है। इस साल देश में 17,68,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं का एग्जाम दिया था। सीबीएसई बोर्ड एक प्रतिष्ठित बोर्ड है जिसका करीब 64 साल का पुराना इतिहास है। इसमें हम में से बहुत सारे लोगों ने ये परीक्षा दी है। इसका अपने तरीके से मार्किंग का एक पैटर्न होता है, हर स्टेप के लिए मार्क्स मिलते हैं। आंसर शीट्स को अभी तक टीचर्स चेक करते थे, तो कोई गड़बड़ी सामने नहीं आती थी। मगर पता नहीं किस जिद में इस बार सीबीएसई ने अचानक से तय किया कि ऑन स्क्रीन मार्किंग से आंसर शीट की जांच होगी ओएसएम से, मतलब कॉपी को स्कैन करके दिया जाएगा और टीचर्स उसको इवैल्यूएट करेंगे। और हुआ भी ऐसे ही। फरवरी 2026 में ओएसएम का निर्णय आया और तुरंत ही लागू कर दिया गया इसी बार के बोर्ड में। मगर जब रिजल्ट आया तब हड़कंप मच गया, क्योंकि तमाम बच्चों ने कहा कि पेपर तो बहुत बढ़िया हुआ था, मार्क्स मिले ही नहीं। बच्चों को बाकी सब्जेक्ट में तो फिर भी ठीक ठाक नंबर मिल गए, मैथमेटिक्स में, अकाउंटेंसी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मार्क्स ही नहीं मिले। पेपर चेकिंग ठीक से शायद की नहीं गई। इनफैक्ट छात्रों ने जब अपनी कॉपी मांगी तो पता चला ये तो उनकी कॉपी ही नहीं थी, उनकी हैंडराइटिंग नहीं थी, किसी की सप्लीमेंट्री कॉपी गायब थी तो किसी की आधी कॉपी ही गायब थी। यहां तक कि टीचर्स ने भी बताया कि जो कॉपी स्कैन करके आई थी वो इतनी धुंधली थी कि उसमें कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा था, तो वो मार्क्स कैसे देते स्टेप बाय स्टेप के। ऑनलाइन में स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स तब दिए जाते ना जब चीजें दिखती, क्योंकि ऑफलाइन में तो वो दिख जाता था। यहां पर तो पिक्चर इतनी ब्लर थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो इसलिए स्टूडेंट्स को नंबर कम मिले।
और इस बात को टीचर्स ने भी स्वीकारा। जब इसकी शिकायत वेदांत श्रीवास्तव जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने की तो उनको सोशल मीडिया पर देशद्रोही और पाकिस्तानी कह के ट्रोल भी किया गया। इसी बीच निसर्ग अधिकारी नाम के क्लास 12वीं के ही छात्र ने सीबीएसई की वेबसाइट को हैक किया, उसकी खामियों को उजागर किया, जिस पर सीबीएसई ने एक बेहद बचकाना बयान देकर कहा एग्जाम तो ऑफलाइन हुए हैं, हैक करने से क्या फायदा होगा। मतलब ये बात बोर्ड को बोलनी चाहिए। खैर, समस्या की जड़ तो ओएसएम पर चेकिंग के लिए मिलने वाली घटिया स्कैन्ड कॉपी थी। तो फिर सवाल उठता है ये किसका काम था, कैसे ये घटिया कॉपीज आ गई। और अब पता चल रहा है कि ओएसएम का टेंडर उस कंपनी को मिला जिसका नाम कोएम्प्ट एड्यूटेक है। ये वही कंपनी है जिसे कुछ समय पहले तेलंगाना में एग्जाम में हुई भारी गड़बड़ी के चलते बैन कर दिया गया था। इनफैक्ट ये जो गड़बड़ी हुई थी इसके बावजूद सीबीएसई टेंडर इसने जीत लिया, और सीबीएसई टेंडर जीतने से पहले कोएम्प्ट एड्यूटेक को ग्लोबरीना टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता था। ये वही कंपनी है जिसने 2019 में तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्जाम में भारी गड़बड़ी की थी, जिसके चलते 3,80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित हुए थे और 23 बच्चों ने मार्क्स कम मिलने के कारण हताश होकर, परेशान होकर सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। पर इसके बाद ग्लोबरीना टेक्नोलॉजीज ने अपना नाम बदला, कोएम्प्ट एड्यूटेक कर लिया और पता नहीं कैसे जुगाड़ करके सीबीएसई का टेंडर भी हासिल कर लिया। तो ये सारा काम कोएम्प्ट का किया हुआ था। सीबीएसई के ही एक छात्र सिद्धांत सार्थक ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने फैक्ट के साथ ये साबित कर दिया कि कोएम्प्ट को टेंडर देने के लिए सीबीएसई ने किस तरह से रातों रात अपने ही बनाए हुए नियम और कानूनों को ताक पर रखकर बदल दिया। पहले जिन कंपनियों को पुराना प्रदर्शन खराब रहा हो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता था, बाद में टेंडर के लिए यह शर्त हटा दी गई। तो यह बहुत बड़ा बदलाव किया गया। पहले कभी भी ब्लैकलिस्ट हुई कंपनी पर रोक थी, बाद में यह नियम बदलकर केवल करंटली ब्लैकलिस्टेड कंपनियों तक ही सीमित कर दिया गया। तो ग्लोबरीना जो अब कोएम्प्ट थी उसको टेंडर मिल गया। पहले बड़े और क्वालिटी प्रोजेक्ट्स को ज्यादा महत्व था, फिर बाद में प्रोजेक्ट्स की संख्या को ज्यादा अधिक महत्व दिया जाने लगा। छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने वाली कंपनी को ऐसे टेंडर मिला। और आरोप है कि इस कंपनी को टेंडर देने के लिए वेंडर अकाउंटेबिलिटी, सॉफ्टवेयर ओनरशिप और सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बहुत सारे नियम, अपने बनाए हुए नियम सीबीएसई ने बदले। अब इस खुलासे के बाद यह भी सामने आ रहा है कि कॉपियों की स्कैनिंग तो हुई नहीं थी, उनकी फोटो खींच खींच कर अपलोड की गई थी, वो स्कैन्ड कॉपीज नहीं थी और फोटो जो थी वो धुंधली थी, और इसीलिए मार्किंग के समय ज्यादातर आंसर शीट की लिखावट क्लियर नहीं हो पाई और मार्क्स नहीं मिल पाए। अब एक और सवाल उठता है, इन सबके पीछे किसका दिमाग चल रहा था, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? यह निर्णय किसने लिया कि बिना किसी तैयारी के अचानक से ओएसएम इसी साल लागू होगा? ओएसएम को इतनी अफरा तफरी में आखिर क्यों लागू किया गया? 17,68,000 बच्चों के भविष्य का सवाल था। अगर ओएसएम की इतनी जरूरत थी तो इसकी पहले से ट्रेनिंग या तैयारी क्यों नहीं की गई? मात्र 1 हफ्ते की ट्रेनिंग में टीचर्स को बोला ओएसएम करिए। तुक तो भाई ये बनता था कि पहले सिस्टम को इंटरनल एग्जाम्स में प्रैक्टिस किया जाए और इसके बाद बोर्ड एग्जाम्स में लागू किया जाए, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। इस फेलियर के लिए आखिर किसकी जिम्मेदारी है, कौन जवाबदेह है? मतलब सवाल तो ये बनेगा ना कि शिक्षा विभाग की, शिक्षा मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं है। और शिक्षा मंत्रालय से तो ये कहना है कि आपकी नाक के नीचे नीट का पेपर लीक हुआ, एसएससी का एग्जाम कैंसिल हुआ, सीयूईटी में गड़बड़ी हुई, 50 और इम्तिहान के पेपर लीक हुए, और अब आप सीबीएसई जैसे एक सिंपल एग्जाम को भी ढंग से नहीं करा पा रहे हैं। तो ये आपकी इनकॉम्पिटेंस, आपकी विफलता का सबूत है। पर मुझे तो ये लगता है कि असल में फर्जी डिग्री वाले जो हैं वो क्या जाने कि शिक्षा का क्या महत्व होता है, और बजाय गलती मानकर सुधार करने के वही लफाजी, फलाना पेपर एयरफोर्स से भेजा जाएगा, फलाने पेपर की निगरानी खुद मोदी जी कर रहे हैं। तो भैया शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? झुंझुना बजाने के लिए है, टीवी पर बाइट्स देने के लिए है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान किस हक से इस देश के शिक्षा मंत्री बने हुए हैं? और प्रधानमंत्री की तो बेशर्मी पूछिए मत। एक नाकाम मंत्री के हाथ में इस देश के लाखों बच्चों का भविष्य थमाकर नरेंद्र मोदी न जाने किस मुंह से बच्चों को हॉबी पूरा करने की सलाह दे रहे हैं। भविष्य बन जाए, पहले तो यही इच्छा है सर, आप लोगों की हॉबी वॉबी छोड़ दीजिए। लेकिन असलियत यह है कि इसमें एक आशा की किरण है, और वो किरण यह है कि जो युवा बच्चे हैं, जो जेन जी कहकर बुलाए जाते हैं, जिनको बीजेपी बिल्कुल सुहाती नहीं और वो बीजेपी को नहीं सुहाते हैं, वो डटकर आपकी निंदा कर रहे हैं, आपकी कारस्तानियों का पर्दाफाश कर रहे हैं, वो खुद से सबूत
सामने लाकर ये साबित कर रहे हैं कि कितना घोटाला, कितना गड़बड़ झाला नरेंद्र मोदी जी आपने इस देश की शिक्षा के साथ कर दिया है। तो ये सीबीएसई की कहानी थी, और भी कहानियां सामने आ रही हैं। मोदी सरकार की कंप्लीट कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस है। सीबीएसई में क्या हुआ ये समझना और बताना जरूरी था। सुनिए आपने इनको भी, इन्होंने भी शिक्षा को व्यवस्था को लेकर जो है सवाल उठाए हैं, और ये बहुत अचंभे की बात है कि शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी कि जो पिएगा उसको समझ आएगी, अकल आएगी, वो जो है सवाल उठाएगा और देश के लिए कुछ अच्छा करेगा। तो अब चलते हैं खान सर के कोचिंग सेंटर पे। खान सर ने एक वीडियो भी डाली है, ट्वीट भी किया, तो सुनिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ। कोचिंग सेंटर को तहस नहस कर दिया, गाड़ी बुरी तरह घायल होकर खून से लथपथ हो गया। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर गोलीबारी हुई। सुनिए खान सर ने इस घटना के बारे में क्या कहा। मतलब खान सर ने अगर बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के लिए अगर आवाज़ उठाई, अंजना ओम कश्यप को जवाब दे दिया, तो उनके ऑफिस के बाहर गोलियां चली है, उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया। हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ, तो हम लोग सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए। कुछ असामाजिक तत्व तो लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व तो कोचिंग वाले हैं सब, ये एक दो तो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है यहाँ। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए यहाँ? हमारे घर पे किसको करना है? किसको दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला। मतलब अगर आप जो है अपने हक के लिए, अपने अधिकार के, अगर आप हक के लिए, अधिकार के लिए भी आवाज़ उठाओगे, या बच्चों के हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाओगे, तो आपके ऑफिस को तोड़ दिया जाएगा, गोलीबारी चलेगी। ये देखिए कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो अंजना ओम कश्यप ने 2 कौड़ी के शिक्षक बोला था, क्योंकि शिक्षक जो है देश का निर्माण करता है। अगर भारत का निर्माण करने का अगर किसी पे जिम्मा होता है तो वो शिक्षक का होता है। हम सबसे पहले कहते हैं कि माँ बाप से बड़ा जो दर्जा शिक्षक का इसलिए माना जाता है क्योंकि माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं और खिलाते पिलाते और बड़ा करते हैं, लेकिन शिक्षक जो है उसको सही रास्ता दिखाता है, उसका भविष्य निर्माण करता है, उसमें ज्ञान भरता है। और जब शिक्षा ग्रहण होती है तो वो देश का निर्माण करता है। शिक्षा ग्रहण करने वाले ही लोग वही थे जो अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते। शिक्षा ही वो थी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान रख दिया। शिक्षा की वजह से आज डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस है। अगर शिक्षा नहीं होती तो हम अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते। शिक्षा नहीं होती तो आज बड़े बड़े जो पुल बनने लग रहे हैं, वो अलग बात है जो 1 महीने में गिर भी जा रहे हैं, पुल बनने लग रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लग रही है। पार्लियामेंट, नया जो पार्लियामेंट देश का बना वो शिक्षा की वजह से बना। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा का बचाव करना भी ज़रूरी है। तो खान सर ने अपनी बात रख दी, तो अब आगे चलते हैं। इनकी वीडियो को भी आपने देख लिया आपने वीडियो। अब चलते हैं सोशल धर्मेंद्र यादव। यह शुद्ध, यानी जो खान सर को लेके इन्होंने बात बोली कि यह शुद्ध आतंकवाद है, पाकिस्तान सीरिया में होता था, अब भारत में हो रहा। धन्यवाद मोदी जी, भाजपा ऐसा भारत बनाने के लिए विवेक सर रो रहे थे। अब खान सर जो भी आवाज़ उठाएगा नष्ट कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार, पेपर बेचने वाले देश को नष्ट करने वालों के खिलाफ है। मतलब जो पेपर लीक करता है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, लेकिन जो पेपर लीक करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाता तो उनका ऑफिस तोड़ दो, उनके ऑफिस के सामने गोले चला दो, उनको आतंकवादी कह दो और 2 कौड़ी के बोल दो। तो चलिए आगे चलते हैं। विमल शर्मा ने बोला अंजना ओम कश्यप के समर्थन में पूरे भाजपा मैदान में, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मतलब अंजना ओम कश्यप की सपोर्ट में, जो अंजना ओम कश्यप के पीछे देश भर के टीचर्स लग गए क्योंकि उनको 2 कौड़ी का बता दिया, तो पूरी भाजपा जो है अंजना ओम कश्यप के सपोर्ट में खड़ी हो गई। लेकिन जो पेपर लीक किया बच्चों के सपोर्ट में नहीं खड़ी हो रही है। आज तक चैनल का एक ट्वीट है, आपने कोचिंग माफिया के खिलाफ थोड़ी सी बात कही, कोचिंग माफिया के खिलाफ थोड़ी सी बात कही और
जिस तरह से आपकी विश्वसनीयता को नष्ट करने के लिए एक संगठित अभियान चलाया जा रहा है, उसका मतलब है कि जो भी कोचिंग केंद्रों के खिलाफ बोलेगा उसे एक संगठित अभियान का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक विशेषज्ञ आशुतोष ने अंजना कश्यप से कहा। अंजना कश्यप से आशुतोष ने कहा कि आपने कोचिंग माफिया बोला है, यानी कि जो कोचिंग का धंधा करते हैं, माफिया तो ऐसे उनके लिए बोला जाता है जो दबंग लोग होते हैं, जो गुंडागर्दी करके चीज़ों को हड़पते हैं। तो कोचिंग माफिया यानी कि जो कोचिंग, जो बच्चों को जो स्कूल और कॉलेज में अगर अच्छी पढ़ाई होने लग जाए तो कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो कोचिंग माफिया बोला गया कि इस कोचिंग माफिया के खिलाफ अगर अंजना कश्यप ने कुछ बोल दिया तो एक पूरा समूह जो है अंजना कश्यप के पीछे लगे, उनके बारे में बोलने लगा। यह आशुतोष महाराज है, जो कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर में पढ़ने के बाद जो पत्रकार बने थे, वो अलग बात है, इन्होंने पत्रकारिता छोड़ दिए। संजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया है, टुमारो स्टूडेंट लीडर आशुतोष पांडे हैज एन एग्जाम बट सी द dictatorship of the BJP government that even under section 151 Ashutosh has been kept in jail until now. The student will hold them accountable for this operation। मतलब आशुतोष पांडे जो है, जब संजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे लखनऊ के अंदर, जब संजय सिंह जो है पेपर लीक पर चर्चा कर रहे थे, तो उनके खिलाफ भी वहाँ के एडीएम आए थे और कहने लगे कि बंद कमरे के अंदर आप ये शिक्षा मतलब पेपर लीक पर चर्चा नहीं कर सकते। तो संजय सिंह ने जवाब उनको दे दिया, क्योंकि संजय सिंह भी एक निडर नेता है और मजबूत नेता है, तो ऐसे नेताओं के वाकई में जरूरत है। तो आप इनकी वीडियो को देखिए किस तरह से आशुतोष पांडे को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है कि आप जो है नीट पेपर के लिए बच्चों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो मतलब देश का आप किस लिए आए थे सर्किट हाउस आशुतोष जी? ज्ञापन देने आए थे संजय सिंह सदस्य को। क्या मामला था, किस विषय पे ज्ञापन देना चाह रहे थे? लेखपाल वाला मामला चल रहा है, यूपीएसआई वाला जो स्कोर कार्ड वाला मामला चल रहा है। तो ये पुलिस क्यों आपको रोक रही है जाने से? पुलिस जाने क्यों रोक रही है? सीओ साहब आप बताएं क्यों रोक रहे हैं? सर आपसे प्रश्न कहाँ जा रहे हैं? लेकिन कहीं नहीं। फिर गाड़ी में क्यों बैठा रहे हैं? ज्ञापन देने आए थे तो कहाँ लेके जा रहे हैं? आप गाड़ी में क्यों बैठाए? सर आप ऐसे नहीं सर सीओ साहब बताएं। सर प्लीज आप देख, सर आपको बताना होगा। ये देखिए यूपी 70 AG 3070 गाड़ी से छात्र नेता आशुतोष पांडे को डिटेन किया है पुलिस ने। संजय सिंह से मिलने आए थे और पुलिस ने डिटेन किया। ये राज्यसभा सांसद संजय सिंह से मिलने आए थे ज्ञापन देने एसआई के संदर्भ में। हाउस आप देख सकते हैं जो है क्या बोले, अब आगे आपको सब पता हो। तो ये कुछ वीडियोज़ और आप इनको भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शिक्षा को बचाना आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा बचेगी तभी देश का निर्माण होगा, तभी बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होंगे, तभी अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट पैदा होंगे। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। जंतर मंतर सारे के सारे लोग पहुंचो, जितने लोग देख रहे हो हर जगह पे वीडियो को शेयर करो, हर एक बच्चे को, हर एक टीचर को, हर एक संस्थान को, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में सबको बोलो कि तुम्हारी हक की लड़ाई है, जंतर मंतर पहुंचो। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे भाई। अब जंतर मंतर आना होगा। अगर जमीन जिंदा है तो जंतर मंतर सारे के सारे पहुंचो। सभी लोगों से कहो यहाँ पर कि सभी शिक्षकों ने मिल करके पुकारा है कि जंतर मंतर आना है। जंतर मंतर सारे के सारे लोग पहुंचो, जितने लोग देख रहे हो हर जगह पे वीडियो को शेयर करो, हर एक बच्चे को, हर एक टीचर को, हर एक संस्थान को, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में सबको बोलो कि तुम्हारी हक की लड़ाई है, जंतर मंतर पहुंचो। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे भाई। अब जंतर मंतर आना होगा। अगर जमीन जिंदा है तो जंतर मंतर सारे के सारे पहुंचो। सभी लोगों से कहो यहाँ पर कि सभी शिक्षकों ने मिल करके पुकारा है कि जंतर मंतर आना है।